इस बोर्ड को गौर से देख लीजिए और पढ़ लीजिए। लिखा है नोएडा सेक्टर 150 और पीछे देख लीजिए मौत का दलदल। यही रास्ता युवराज को मौत की ओर ले गया है। हमारे लिए मौत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जो व्यवस्थाएं हैं वो केवल नेता मंत्री और अधिकारियों के लिए रह गया है। दूसरी मौत का इंतजार कर रहे अधिकारी गड्ढे मुक्त प्रदेश बनाएंगे। देख लीजिए, गड्ढा छोड़िए, दलदल पाटने में आप नाकाम है। सच को क्यों छिपाना चाहते हैं अधिकारी? क्यों चेहरा ढक रहे हो? लोग इस घटना के बारे में सच बताने से डर भी रहे हैं। जो एक युवक की जान नहीं बचा सके और दूसरों को दबाने की कोशिश करते हैं। सीईओ हटाए गए, डीएम पर कार्रवाई कब? सीईओ को जिस हिसाब से कार्रवाई की गई है, डीएम के ऊपर भी कार्रवाई की जाए। 30 फीट लगभग गहराई है। हेल्प हेल्प भी चिल्ला रहा था ताकि कोई जनरल पब्लिक भी उसको मदद के लिए कुछ कर दे। चीखता रहा, पापा बचा लो। जिले की डीएम 4 दिन बाद पहुंची हैं। आने वाले एक और युवराज को बचाने की कोशिश करिए इधर कुछ व्यवस्था करके। जब एक कोई मंत्री गंगा में स्नान करने जाता है तब एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम, पुलिस, एसपी, डीएम सब पहुंच जाते हैं। इस बोर्ड को गौर से देख लीजिए और पढ़ लीजिए। लिखा है नोएडा सेक्टर 150 और पीछे देख लीजिए मौत का दलदल। इसी दलदल में डूब गया एक इंजीनियर, मगर शासन और प्रशासन की तब तक नींद नहीं खुली हुई थी। मेरे पीछे देख सकते हैं मौत का दलदल किस तरह से घासों से लिपटा हुआ है और कह सकते हैं कि जब ये दिन में नहीं पता चल पा रहा है कि कितना गहरा गड्ढा हो सकता है, तो रात में कैसे पता चल पाएगा। और ख़ास बात तो ये है कि उस दिन 16 जनवरी यानी उस दिन नोएडा या दिल्ली कह सकते हैं कि हर जगह कोहरे की धुंध खूब तेज़ थी। और ये देख सकते हैं कि मैं दिखाऊंगा कि इसी रास्ते से जो कार गुजरी थी और इसी दलदल में समा गई थी। कार समा गई थी, लेकिन युवराज ऊपर बैठे हुए थे, मोबाइल का फ्लैश ऑन करके लोगों से गुहार लगा रहे थे बचा लेने की। उन्होंने अपने पापा को फ़ोन किया और यही बात बोला कि पापा प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। उसके बाद उनके पापा किसी तरह यहाँ पहुँचे और लोग यहाँ कुछ लोग इकट्ठा भी थे। वो बार बार यही गुहार लगाते रहे कि पापा मुझे बचा लीजिए, पापा मुझे बचा लीजिए। बेबस पिता पीटता रहा और लोगों से गुहार लगाता रहा बचाने की, मगर उस समय कुछ नहीं हुआ। आखिर में वही हुआ कि बेटे की फ्लैश ऑफ हुआ और अंदर समा गया और चीखता पिता वापस रोने लगा। हम तो है बिहार के रहने वाले, काम कराते हैं यहाँ पे। ये ये जो बिल्डिंग सामने थी, बिल्डिंग सामने इधर भी है, उधर भी काम करा रहे हैं। इधर हमारा आज लगभग 10 साल से यहाँ भी काम चालू था। आज से तकरीबन 8-10 साल पहले मॉल बन रहा था। अब किस कारण से उन लोग की वजह से बंद हुआ काम अब तक चालू नहीं। ये 30 फीट लगभग गहराई है, मतलब 2 मंजिला बेसमेंट बनना था और ये मॉल बनना था ये पूरा इसका। तो अब पता नहीं किस वजह से बंद हुआ, आगे की बात है वो नहीं कर सकते हैं। इतना तो ये है जितना गहराई है 30 फीट। कितनी सरिया वगैरह इसमें लगी होगी? बहुत, वो तो कोई हिसाब नहीं है कितना टन होगा। मतलब कहें कि अगर इसमें उतरना और जान को जोखिम में डालना बराबर है। जान जोखिम में क्या, वो सरिया है तो कोलम पिलर खड़ा किया हुआ है जगह जगह पे, वो काम चालू था वही है। और खतरा क्या? ये जो सड़क है आप देख सकते हैं कि दरारें हैं और धीमे धीमे दरक रही है, क्योंकि जो ये बताया जा रहा था, अभी इन्होंने बताया कि 30 फीट इसमें गहराई है और सरिया वगैरह है, इसमें मॉल बन रहा था, लेकिन अभी तक पता नहीं किस वजह से काम रुक गया। लेकिन आप देख सकते हैं किस हिसाब से ये दरारें निकल रही हैं और कभी भी किसी वक्त आधी रास्ते भी जो भी हैं कि ये टूट रहे हैं। प्रशासन की अगर नींद खुली होती या शासन की नींद खुली होती तो इधर भी कुछ इंतजाम किए जाते। आप देख सकते हैं कि इधर से अगर कोई जाता है तो उसको नहीं अंदाजा गड्ढा कितना बड़ा हो सकता है, दलदल कितना बड़ा हो सकता है। मतलब एक इंजीनियर की मौत हो जाने के बावजूद भी अगर कह सकते हैं कि 16 तारीख की घटना है, उसके बाद भी शासन और प्रशासन की किसी प्रकार की नींद नहीं टूटी। कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं। जिधर घटना हुई उधर लगे पड़े हैं और अपनी चीज़ों को छुपाने के लिए कह सकते हैं लगे पड़े हुए हैं। लेकिन इधर भी ध्यान देना चाहिए। किसी को नहीं पता कि गड्ढा कितना भारी है, कितना गहरा है। किसी को नहीं पता कि गड्ढा कितना गहरा है। इधर से कोई आता है बाइक से, अगर धीमी रफ्तार में किसी प्रकार से घटना हो सकती, सीधा जाएगा। उधर तो चलिए कि नाला था, इधर तो कुछ नहीं है। फिर भी प्रशासन की तरफ से इधर का या शासन की तरफ से कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया इधर, और किसी तरह का चिन्ह नहीं लगाया गया है कि रोड जो है, रास्ता नीचे से दरक रहा है। मतलब कह सकते हैं कि दलदल है।
नीचे से रास्ते कट रहे हैं, मगर इस पर भी प्रशासन और शासन की किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद उधर खड़े होकर माथे पर हाथ रखकर मंथन कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे शासन और प्रशासन को, जो एक घटना के बाद भी इधर नई नींद खुली है कि इधर भी कोई व्यवस्था की जा सके। ट्रक जा रही है, हो सकता है कल को किसी प्रकार की और घटना हो जाए, उसको लेकर तो संकेत दे दीजिए कि कोई घटना हो सकती है, इधर बैरिकेड्स कर दीजिए या तो किसी लाइन खींच दीजिए। खास बात तो ये है कि यहाँ पर जिस हिसाब से प्रशासन माहौल बनाकर रख दिया है, लोग इस घटना के बारे में सच बताने से डर भी रहे हैं। क्यों चेहरा ढक रहे हो? मुंह माने यार। बताओगे इसके बारे में? ना डर लग रहा है क्या जब से पुलिस उसको मैं खुद अभी आया देखने। अभी तो बता रहे थे कि इसके नीचे बेसमेंट है। बेसमेंट है, मतलब डर क्यों रहे हो इतना? पुलिस वालों से डर लग रहा डरना है यार। है? उसको थाने बुला लिए इसीलिए डर रहे हो? इनसे पूछ लो। अभी एक युवक से हमने बात की, जैसे उसके सामने हमने कैमरा किया उसने अपना चेहरा ढक लिया। वजह कुछ और नहीं थी, बोलने से इनकार कर दिया। वजह कुछ और नहीं थी, जिसने इस घटना के बारे में सच बताया मीडिया के सामने आकर के, उसको ही पुलिस वालों ने धमकाया है कह लीजिए। जिस हिसाब से उसका बयान आया कि मुझे पुलिस वालों के सामने कहा गया कि इसको चेतावनी समझिए या सही से समझिए, इस वजह से कोई सच भी नहीं बता पा रहा है। ऐसे पुलिस वालों को शर्म करना चाहिए जो सच्चाई सामने नहीं आने दे रहे हैं। ऐसे शासन और प्रशासन को शर्म करना चाहिए जो एक युवक की जान नहीं बचा सके और दूसरों को दबाने की कोशिश करते हैं। इनसे सवाल यही है कि कल को अगर आपका ये लड़का होता तो क्या ऐसे आप चुप रहते? क्या आप इस तरह से लोगों को चुप करवाते, सच दबाते? खैर, वर्दी का शर्म करिए और जिस हिसाब से हमारे टैक्स से आपकी वर्दी चमक रही है उसी हिसाब से लोगों के चेहरे में खुशी लाइए, ना कि जैसे युवराज के पिता के चेहरे में आज मायूसी है और उसके घर में मातम पसरा हुआ है, उस तरह का मातम देश और दुनिया में ला दीजिए। और एक बात और है कि नोएडा जैसे शहर में, विकसित शहर कह लीजिए, जहां पर सबसे ज़्यादा टैक्स वसूला जाता है, जहां पर कहते हैं सबसे ज़्यादा सुविधा दी जाती है, वहां का ये हाल है। ना तो कुछ व्यवस्था है, ना किसी प्रकार का आगाह किया जाता है कि भैया ये आगे दलदल है, यहाँ मत जाइए, यहाँ डूबेंगे, मौत हो जाएगी। शासन प्रशासन आएगा और चला जाएगा। डीएम साहब 4 दिन बाद आएंगे और देखकर चली जाएंगी, बयान कुछ नहीं देंगे क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। ऐसे ही कई आएंगे सीओ, हटा दिए जाएंगे, SIT की टीम गठित की जाएगी, कार्रवाई कुछ नहीं होगी, होगा देखा जाएगा, कागजों पर होगी। मगर जब इतने बड़े शहर में व्यवस्था नहीं है कि इसको सुरक्षित ढका जा सके या घटना को रोकने के लिए कुछ कदम उठाया जा सके, अभी भी कदम नहीं उठाया जा सकता, तो और जो ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर तालाब है, जहां व्यवस्था इतनी नहीं है, मान लीजिए यहाँ SDRF की टीम जल्दी आ जाती, गांव में नहीं आती, वहां की व्यवस्था भी कमज़ोर है। और सवाल तो यही है कि नोएडा में रहना भी अब संभल कर चलना पड़ेगा, क्योंकि ना तो योगी आदित्यनाथ की सेवा में तत्पर रहने वाली पुलिस जान बचा पाती है, ना तो SDRF, ना तो NDRF। इस घटना को लेकर के बता दें कि कुछ दिन पहले ही वो जो टूटा हुआ दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पर से एक ट्रक इसी दलदल में समा गया था। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर बेसमेंट में पानी क्यों भरा हुआ है। दूसरा सवाल ये भी है कि आखिर किस तरह की रेस्क्यू टीम थी जो एक शहर में एक शख्स को बचाने में नाकाम रही। उस दिन रात को 12 बजे की घटना है, लेकिन मैं ऑर्डर लेके गया था 1:40 पे। मैंने जाके देखा वहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। भीड़ को देखकर मैं समझ गया था कि आज धुंध ज़्यादा है, कोई ना कोई जोड़े में दोबारा दाग चुका है। क्योंकि 15 दिन पहले सेम वही केस मेरे सामने हुआ था और उस ड्राइवर को भी मैंने ही बचाया था, मैं ही मौके पे था और कोई नहीं था। तो मैं समझ गया कि यहाँ पे कोई दाग चुका है। मैंने जाके देखा, कुछ लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे एक लड़का कार के साथ इसमें पानी में गिरा हुआ है 12 बजे से, और बहुत ही ज़्यादा धुंध के कारण वो इसमें अनकंट्रोल होकर सीधा जोड़ में दाग गया। तो मैंने देखा बहुत सारे जो मतलब सरकारी कर्मचारी थे वो थोड़ा घबराए भी हुए थे। धुंध बहुत ज़्यादा थी, प्लस में वो बेसमेंट था, उसमें सरिया का भी डर था। सरिया रियली में है उसके अंदर, वो बेसमेंट खुदा हुआ है बिल्डर के थ्रू। तो घबराए हुए थे। मैंने बोला क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? उन्होंने मुझसे पूछा आप पे तैरना आता है? मैं कहा जी आता है। आप जा सकते हैं? मैं कहा मैं बिल्कुल जा सकता हूँ। तो जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तुरंत 2 ही मिनट में कपड़े उतार के सीधा कमर से रस्सा बांध के मैं सीधा अंदर गया, कम से कम 50 मीटर तक। मैं इतने अंदर तक गया था कि जहाँ से मैं गया था रोड से, वहाँ कम से कम 100 आदमी खड़े थे, लेकिन मुझे एक भी आदमी नहीं दिख रहा था। मैं इतना अंदर चला गया था।
जाके मैं वो मुझे दूर से टॉर्च का इशारे से बता रहे थे कि आपको कार इधर ढूंढनी है, इधर ढूंढनी है, आप इधर देखो, लास्ट टाइम वो लड़का यहाँ पे डूबा है। क्यों? मेरे जाने से 10 मिनट पहले वो लड़का डूबा है। वो लड़का 1.5 घंटा फंसा रहा, 1.5 घंटा उसने बचने की गुहार लगाई है फ़ोन की टॉर्च जला जला के कि मुझे बचा लो प्लीज़, हेल्प, ये वगैरह। उसने पानी में गिरने के बाद अपने पिताजी से कॉल भी किया कि पापा मैं जोड़ में गिर चुका हूँ, मैं कहीं जोड़ में गिर चुका हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, हेल्प कीजिए। ठीक है जी। पुलिस प्रशासन मौके पे ही पहुंच गए थे, बहुत जल्द पहुंच गए थे। तैरना पुलिस वाले कुछ बुजुर्ग अवस्था में थे, जिनकी एज मैं बता सकता हूं आपको 50+ थी। जो नौजवान थे वो खुद नहीं दाग पा रहे थे। क्यों? उस दिन माइनस टेम्परेचर था, बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, उसके कारण प्लस में उन पर तैरना नहीं आता था। उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड पे कॉल की, 20 मिनट बाद ही फायर ब्रिगेड पहुंच जाती है। फायर ब्रिगेड वालों ने कोशिश की, इतने ही मैं पहुंच जाता हूँ। मैंने उनसे बोला कि आप 1 मिनट मुझे जाने देंगे? नू आप तैरना तो हाँ मैं जा सकते हो। तो मैंने जाके अंदर कम से 30 से 40 मिनट उस भाई को सर्च किया था। वो मुझसे बोल रहे थे कि अभी 5 मिनट पहले उस लड़के की आवाज़ आनी बंद हुई है, एक बार आप जाके देखो जल्दी से जल्दी, क्या पता वो बेहोश हो गया, कोई दिक्कत हो। मैं कहा ठीक है मैं जाता हूँ। मैंने पूरा जितना भी वो तालाब है, बेसमेंट है, कम से कम उसकी चौड़ाई मैं बता सकता हूँ आपको